दोबारा बायोलॉजिस्ट के साथ प्रोफेसर डॉक्टर नासिरुद्दीन एक छोटे से ब्रेक के बाद आ गए हैं। इससे पहले हम अपने 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बायोलॉजिस्ट का इंट्रोडक्शन, दूसरे लेक्चर के अंदर एनर्जी कन्वर्जन की बात की और तीसरे लेक्चर के अंदर हमने 2 प्राइम प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन के साथ साथ फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन पे बात की थी। वहीं से कंटिन्यू करते हुए हम बात कर रहे थे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट हमने बात की थी कि हमें फोटोसिंथेसिस के लिए रिएक्टेंट्स चाहिए और वो रिएक्टेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दोनों हम पहले डिस्कस कर चुके कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए और वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है। आज बात करते हैं, मैंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी पहले केमिकल एनर्जी में और फिर केमिकल एनर्जी एक तरीके से फूड मॉलिक्यूलर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कोई भी रिएक्शन के लिए हमने बात की थी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। अब ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, हमने ये भी कहा था कि एनर्जी का पूरी यूनिवर्स के लिए वाहिद सोर्स लाइट, यानी इस प्लेनेट के ऊपर जो एनर्जी पहुंच रही है वो किस फॉर्म में पहुंच रही है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में पहुंच रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइट है क्या। Light is a form of energy which travels either in the form of waves or quantum। या तो ये वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है या क्वांटम की फॉर्म में ट्रेवल, यानी पार्टिकल्स की फॉर्म में और वेव्स और पार्टिकल्स की फॉर्म में। वेव्स में फोटॉन एनर्जी के पैकेट्स मौजूद है जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। आपको ये भी पता है कि वेव्स हम इसे कहते हैं, ये वेव्स, इन वेव्स की एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक जो फासला है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेव लेंथ कहते हैं। अब ये भी हमें पता है, हमने अगली क्लास में पढ़ा है कि एक पॉइंट से गुजरने वाली वेव्स जो 1 सेकंड में वेव्स गुजरती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब इन वेव्स या जिसके अंदर या तो फोटॉन्स हैं या क्वांटा है, इनकी एनर्जी भी वेव्स के साइज के लिहाज से वैरी करती रहती है। वैरी कैसे करती है, ये इस पर डिपेंड करता है कि जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतने ही उसके पार्टिकल्स यानी उसके अंदर जो फोटॉन्स हैं उसकी एनर्जी कम होगी, यानी एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। और जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी ही कम वेव्स एक पॉइंट से गुजरेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एनर्जी यानी जितनी छोटी वेव्स होंगी, इसकी मिसाल यूं ले लीजिए, एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से 1 सेकंड है, मैं कहूं कि हाथी ज्यादा गुजरेंगे या चूटियां ज्यादा गुजरेंगी। याद रख लीजिए कि एक पॉइंट से 1 सेकंड में चूटियों की गुजरने की तादाद ज्यादा होगी और हाथी कम गुजरेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, जितनी बड़ी वेवलेंथ होगी उतनी कम वेव्स गुजरेंगी, जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ही वेव्स ज्यादा गुजरेंगी, और जितनी वेवलेंथ छोटी होगी उतनी एनर्जी उनके फोटॉन्स की या उनके क्वांटा की, यानी एनर्जी
यहां से यहां बढ़ रही है, वो वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी वेवलेंथ यहां से कम होती जा रही है और एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती है। अब दूसरा सवाल, जब आपने देखा होगा कि हर काम के लिए एनर्जी की एक मखसूस रिक्वायरमेंट है। आपके घर के अंदर लाइट आ रही है, आप कहते हैं साहब 220 वॉट की लाइट है, 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो आपके इक्विपमेंट्स चल रहे हैं। अगर ये वोल्ट्स कम हो जाए तो आपके एप्लायंसेस काम करना या तो स्लो कर देते हैं या बिल्कुल ही काम नहीं करते और आप क्या कहते हैं, वोल्टेज कम आ रहा है। लेकिन अगर वोल्टेज ज्यादा आ जाए, खुदा न खास्ता, तो घर के सारे इक्विपमेंट उड़ जाते। यानी एनर्जी की हर काम के लिए एनर्जी की मखसूस क्वांटिटी रिक्वायर, अमाउंट रिक्वायर होता है। जो घर में बच्चियां हैं जो घर में काम कर रही हैं, आप उन्होंने कुकिंग के प्रोग्राम भी देखे होंगे, घर में कुकिंग भी की होगी। अगर मैं ये कहूँ कि 5 किलो बिरयानी बनानी है और आपको मैं केमिस्ट्री की लैब वाला बंसन बर्नर दे रहा हूँ, इस पे 5 किलो बिरयानी आपको मौजूद है, बना लो। क्या 5 किलो बिरयानी उस केमिस्ट्री के स्प्रिट लैब के बंसन बर्नर के नीचे रख कर बन सकती है? मेरे ख्याल से कभी भी नहीं। इसके बरक्स अगर मैं कहूँ कि आधा किलो बिरयानी बनानी और मैं वो जो बड़ा सारा चूल्हा होता है, खासतौर पे जो कैटरिंग वालों के पास होता है, जो देख के नीचे रख के बनाते हैं, अगर वो दे दूँ और जिसमें स्लो और फास्ट करने का कोई ना हो, एक ही उस पर एनर्जी आ रही हो, तो क्या वो आधा किलो बिरयानी उस बड़े वाले बर्नर हीट से पक सकती है? तो भी नहीं पकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर काम के लिए तवानाई तो चाहिए, लेकिन उस तवानाई की एक मखसूस मिकदार है। अब ये जो लाइट है इसकी मैंने बात की है, हमने इसमें ये भी बात की कि E इज इक्वल टू H, ये प्लांक्स कांस्टेंट है। यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम एनर्जी। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास लाइट कितने किस्म की है? याद रख लीजिए कि हमारे पास लाइट 2 ही किस्म की। एक वो लाइट है जिसको हम देख सकते हैं अपने इस रिसेप्टर से, जो हमारे रिसेप्टर की रेंज है वो उसे रिसीव कर सकता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे विजिबल लाइट कहते हैं। और जो हमारा रिसेप्टर रिसीव नहीं कर सकता है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे इनविजिबल लाइट। अब ये जो विजिबल लाइट है उसकी ये रेंज समझ लीजिए, इसके इस तरफ रेड लाइट है, इस तरफ विजिबल लाइट के वायलेट लाइट। अगर वेवलेंथ और कम हो जाए, एनर्जी बढ़ जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट। और अगर वेवलेंथ बढ़ जाए और फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं, इंफ्रारेड लाइट। ना इंफ्रारेड लाइट हम देख सकते हैं, ना अल्ट्रा वायलेट लाइट हम देख सकते हैं। अल्ट्रा वायलेट लाइट को हमने बार बार सुना है कि ओजोन लेयर है। सूरज से ये तो वेव्स आती हैं, लेकिन हमारे पास ओजोन लेयर एक इसका काम करती है, सिर्फ का काम करती है, छलनी का काम करती है और अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को वापस देती है। इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अगर ये खुदा ने वास्ता हमारी जमीन तक पहुंच जाए तो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स तोड़ सकते हैं और बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं, बल्कि आती हैं इनकी वजह से, अल्ट्रावायलेट लाइट्स की वजह से हमारे डीएनए में चेंज आ जाती है, हमारे आरएनए में चेंज आ जाती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खतरनाक है। इंफ्रारेड लाइट के अंदर हीट कंटेंट ज्यादा होने कैसे, ये भी हमारे। तो हम फोटोसिंथेसिस के लिए खास तौर कौन सी लाइट दरकार होती है, विजिबल लाइट। लेकिन ये भी हम पढ़ चुके हैं कि विजिबल लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स, जिसको हम विद प्योर कहते हैं। अगर हम
उसे प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। बचपन से क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, एक स्पेक्ट्रम बनता है, ये चीज होती है, फिर हमने रेनबो देखी है, ये सारी चीजें देखी हैं। तो एक साइड पे इसके रेड लाइट है, एक साइड पे वाइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इसमें कौन सी वाली लाइन दरकार है? क्या सारी लाइन्स दरकार है? क्या सारी लाइट्स की एनर्जी, क्या सारे वेव्स की एनर्जी दरकार है फोटोसिंथेसिस में? नहीं, ऐसा नहीं है। जब क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब क्लोरोफिल सस्पेंशन बना के, क्लोरोफिल का सस्पेंशन बना के और विजिबल लाइट को इसमें से गुजारा गया और इस लाइट को फिर प्रिज्म से गुजारा गया, तो यहां पे 7 कलर्स बनने चाहिए थे, लेकिन यहां 7 कलर्स नहीं बने। 2 कलर्स को किसने रख लिया अपने पास? इस क्लोरोफिल के सस्पेंशन ने रख लिया। इसका मतलब यह है कि क्लोरोफिल ने इस विजिबल लाइट में से 2 कलर्स अपने पास रख लिए ताकि वो उसकी एनर्जी को, उसके फोटॉन्स की एनर्जी को इस्तेमाल कर सके। वो कौन कौन से थे जो कि नजर नहीं आए यहां पर? एक रेड और एक ब्लू। ये 2 लाइट, एक रेड लाइट और एक ब्लू लाइट, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम से गायब थे। गायब क्यों थे? सिर्फ 5 यहां पहुंचे, 2 यहां नहीं पहुंचे। इसका मतलब है वो रास्ते में किसने रख लिए? वो रास्ते में क्लोरोफिल ने रख लिए। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि कौन सी वाली लाइट यूटिलाइज होती है फोटोसिंथेसिस में, कौन सी वाली लाइट की एनर्जी यूटिलाइज होती है फोटोसिंथेसिस में। तो हमने इसको फाइंड आउट कर दिया तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास नंबर 1 जो लाइट इस्तेमाल कर रही है वो तो विजिबल लाइट। नंबर 2, उस विजिबल लाइट में से भी कौन सी लाइट इस्तेमाल हो रही है? रेड एंड ब्लू लाइट। लेकिन आप ये कहेंगे कि दोनों का एनर्जी कंटेंट तो डिफरेंट है। रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कम है, ब्लू की वेवलेंथ कम है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। फर्ज कर लीजिए कि ये एनर्जी रेड लाइट है और ये एनर्जी ब्लू लाइट, तो होता क्या? यकीनन ये तो इसके बराबर नहीं आ सकता और हमें मिनिमम एनर्जी या लिमिटिंग एनर्जी कौन सी है? ये वाली एनर्जी जिससे हमारा काम हो रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा या सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? सिस्टम क्या करता है? सिस्टम इतनी एनर्जी लॉस करता है और किसके बराबर ये एनर्जी आ जाती है? ये एनर्जी इसके बराबर आ जाती है। जब ये एनर्जी इसके बराबर आ जाती है तो क्या होता है कि ये दोनों एनर्जीज बराबर हो जाती हैं और ये फ्लोरेसेंस की सूरत के अंदर सिस्टम से बाहर लॉस होने लगती है। यानी एनर्जी तो डबल हो गई, एक रेड लाइट की एनर्जी, एक ब्लू लाइट की एनर्जी, दोनों एनर्जी मिलकर सिस्टम में एब्सॉर्ब। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी लाइट प्लांट्स पे पड़ती है उसका सिर्फ और सिर्फ 10 to 15% मैक्सिममली यूटिलाइज होता है। ये मैक्सिमम है, बाद 1% यूटिलाइज होता है, बाद 2% यूटिलाइज होता है, बाद 3% यूटिलाइज होता है, लेकिन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ light energy which is captured and utilized in the living system by the plants during photosynthesis will be maximally 10 to 15%. अब ये तो हमें पता चल गया कि हमें एनर्जी कहां से मिल रही है? लाइट से। लाइट के कौन से हिस्से से मिल रही है? विजिबल लाइट से। विजिबल लाइट के कौन से हिस्से के फोटॉन्स ये काम कर रहे हैं? वो रेड एंड ब्लू लाइट के फोटॉन्स ये काम कर रहे हैं।
लेकिन अब एक और नया सवाल करता हूं, आखिर इन फोटॉन्स की एनर्जी को कैप्चर कौन करता है? ये सबसे अहम सवाल है कि अगर एक बैट्समैन शॉट लगाता है तो देखना यह है कि सारे फील्डर्स ऐनी हैं या कोई फील्डर बहुत अच्छा है तो उस कैच को पकड़ता है। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, इन सिस्टम ने इन फोटॉन्स की लाइट को, एनर्जी को कैप्चर करना है, क्योंकि ये पैकेट्स, फोटॉन्स एंड क्वांटा आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी व्हिच हैव different energy content according to their frequency and wavelength. Now, the another thing which is required to capture this light of red and blue region are called pigments. Now the question arises here, what are pigments? सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पिगमेंट्स हैं क्या, पिगमेंट्स कहते किसे? तो याद रख लीजिए कि पिगमेंट्स कलर बनाने वाले कंपाउंड्स होते हैं। वो तमाम कंपाउंड्स जो कलर बनाते हैं उन्हें हम पिगमेंट्स कहते हैं। अब एक और सवाल पैदा होता है जो आमतौर पर हमारे जहनों में नहीं होता कि कलर है क्या, रंग किसे कहते हैं। अगर मैं किसी से, आम आदमी से पूछूं ये कौन सा कलर है, वो कहेगा सफेद कलर। मैं कहूँगा ये कौन सा कलर है, वो कहेगा काला कलर। लेकिन मैं उसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देता हूँ तो वो कहता है साहब ये तो कलर टीवी नहीं है। इसका मतलब है कलर आर समथिंग एल्स, कलर कुछ और चीज है। तो कलर है क्या, रंग होते क्या, ये जब तक हमारे जहन में क्लियर नहीं होगा, जब तक हम अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे लेकर नहीं बढ़ सकते। मैंने अभी बात की कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देता हूँ तो वो कहता है ये कलर है। स्कूल की बच्चियों को अगर व्हाइट ड्रेस पहना दिया जाए तो कहते सर वो फंक्शन है, कल कलर ड्रेस पहना। इसका मतलब उस व्हाइट ड्रेस को, व्हाइट यूनिफॉर्म को कलर्ड यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब है कलर आर समथिंग। एंड आई हैव टोल्ड यू द पिगमेंट्स आर कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स। अब सवाल ये पैदा होता है कलर है, कलर वो तमाम कंपाउंड्स हैं जो विजिबल लाइट की कुछ ही खास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करें और बाकी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करें। जो वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो हमें नजर आता है, और वो जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो हमें नजर नहीं आती। और पिगमेंट्स यही काम करते हैं। यानी इसका मतलब है ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो विजिबल लाइट में का एक खास रीजन के हिस्से को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है। मैंने इसे कलर क्यों नहीं कहा, मैंने इसे इसलिए कलर नहीं कहा कि इसने तमाम की तमाम विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए रिफ्लेक्ट कुछ नहीं किया। तो मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे अंधेरा नजर आ रहा है। और जब मुझे अंधेरा नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ डार्क है और ये आपको ब्लैक नजर आ रहा है। अब सवाल दूसरा पैदा होता है कि ये व्हाइट क्यों नजर आ रहा है। कि व्हाइट इसलिए नजर आ रहा है कि इसने सारे के सारे कलर्स को वापस भेज दिया, 7 के 7 कलर्स को, विजिबल लाइट को पूरा कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया। इसलिए मुझे व्हाइट नजर आ रहा है, रोशनी रोशनी, लेकिन कोई खास कलर नजर नहीं आ रहा। और पिगमेंट मैंने क्या कहा, पिगमेंट मैंने कहा है कि ये क्या चीज है, ये वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो विजिबल लाइट के मखसूस रीजन के फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट। नाउ द क्वेश्चन arises here, what type of the pigments we require for the photosynthesis? The first जो आप बार-बार सुनते रहते हैं, बार-बार बचपन से, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल की बड़ी लंबी रेंज है। अगर हम LV में जाएं तो A, B, C, D, E, F, इतनी सारी रेंज के अंदर, यानी इसका मतलब है कि इसके अंदर वेरिएबल सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन प्लांट के अंदर सबसे अहम कंपाउंड क्लोरोफिल का, जो सबसे प्राइमरी कंपाउंड क्लोरोफिल का है, क्लोरोफिल A, अगर ये ना हो ये वाला मॉलिक्यूल तो सिस्टम काम नहीं करेगा। ये मैं बाद में चल के बताऊंगा
कि ऐसा क्यों। नेक्स्ट, फिर उसके बाद दूसरा है क्लोरोफिल, फिर उसके बाद तीसरा है ज़ेनथोफिल और चौथा है कैरोटीन। ये 4 किस्म के पिगमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, इस विजिबल रीजन के, पर्टिकुलर रीजन की फोटॉन्स की एनर्जी को या उनके फोटॉन्स की एनर्जी कैप्चर करने का काम करते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेनथोफिल एंड कैरोटीन। अब ये 4 किस्म के मॉलिक्यूल में जो पहला मॉलिक्यूल है जिसका नाम हमने क्लोरोफिल ए के नाम से जाना है, अगर हम इसका सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो क्या है, C55 जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैनिटिनॉइड से बिलोंग करता है, जी, H72, O5, नाइट्रोजन 4 एंड मैग्नीशियम। इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास नॉन मेटल, 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 इसमें सिर्फ एक मेटल। What are non-metals and metals? The atoms which absorb, have tendency to get electron are called non-metals, or cannot lose easily their electron are called non-metals. ऐसे एटम्स जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन निकालते ना हो उन्हें हम non-metals कहते हैं। यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत कम हो या इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ना हो या इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत हो उनको हम non-metals कहते हैं। लेकिन ऐसे एटम्स जिनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत हो, अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल्स। क्योंकि हमने आगे चल के ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का खेल खेलना है जिससे एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होगी। इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन लेने वाले और इलेक्ट्रॉन देने वाले दोनों होने चाहिए। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन देने वाला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के अंदर सेकंड ए ग्रुप से है। इसका मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट एक और मॉलिक्यूल है C55 इज फ्रॉम क्लोरोफिल बी कहते हैं, जिसमें C55 H70 O6 नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम। यहां पे भी मैंने कहा था कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये प्राइमरी मॉलिक्यूल, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस, ये बाकी इसके साथ सब के सब क्या है, ये एसेसरी मॉलिक्यूल्स है या सब मिलकर इसका साथ देते हैं, इसका साथ देते हैं। अब एक और चीज, ये आपके पास क्या हो गया, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। यहां पे भी अजीब बात है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स में भी स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल जो ये काम करते हैं, जिनके ऊपर एक खास किस्म की प्रोटीन चढ़ी हुई होती है, जिनको हम पिगमेंट और पिगमेंट 700, ये दोनों मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए से बिलोंग करते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारे पास क्लास में सारे 50 स्टूडेंट बैठे हैं, इन 50 स्टूडेंट में से सब 3 देते हैं और इन 3 में से हम सिस्टम चला रहे हैं।
सब लेक्चर सुन रहे हैं, सब वही किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि इन 50 स्टूडेंट्स में से जो सक्सेसफुल स्टूडेंट हो गए वो 10 हो। अगर हम उन 10 ही को एडमिशन देते और उन 10 ही को पढ़ाते तो याद रख लीजिए कि हमारे पास सिस्टम क्या करता, सिस्टम काम नहीं करता क्योंकि हम एक्सपेंडिचर बर्दाश्त नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 स्टूडेंट हैं बड़े गैर महसूस तरीके से उन 10 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर आपके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये सब मिलकर सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन काम उसकी सब एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अपने अपने वेवलेंथ के लिहाज से सब क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन उस लाइट एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्लोरोफिल ए के ये वाले मॉलिक्यूल जिनके पास स्पेशल टाइप की, जो कि स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स के अंदर ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, ये सब मिलकर एंटीना कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज एंटीना कॉम्प्लेक्स and what is, so first of all, what is complex, then after that antenna complex, और फिर बात करूंगा कि ये एंटीना कॉम्प्लेक्स मिलकर सिस्टम को कैसे काम में लेकर आते हैं, और ये सब चीजें सेल के अंदर प्लांट सेल में किस जगह पर किस तरीके से तरकीब में होती है। शुक्रिया।